गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता, आपके साथ 2 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्विज और देखते हैं कि हमारे आज के क्विज में क्या नए क्वेश्चंस हैं जो हमें सीखने हैं और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का और किस चीज़ का, वोकैब 24 एप्लीकेशन का। तो वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे और फटाफट से आएंगे अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। The first question, as usual, we have to read the instruction before beginning. So the instructions are saying, out of the given alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the given word. अब आपसे अगर मीनिंग की बात कर लेता है तो आपको क्या बता देना होता है, आपको सिनोनिम बता देना होता है, यानी कि जो वर्ड्स उससे मीनिंग में सेम हैं उनकी बात करनी होती है हमें। चलिए देख लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन हमारा है ब्रेजन। आज वो कैब के सेशन में आ चुका है। अगर आपने वो कैब का सेशन अटेंड किया था तो मेरे ख्याल से आपको पता हो जाएगा कि वर्ड का क्या मीनिंग है। बाय द टाइम आई एम रीडिंग ऑप्शन, प्लीज मार्क द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज रिज्यूम, एम्यूलेशन, ऑडेशियस, मेंडिकेंट, मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा, ब्रेजन का सिनोनिम बताना है, ऑडेशियस हो जाएगा, यानी कि खुले तौर पर बेशर्मी से, बोल्डनेस से किसी बात को कह देना या उस तरह का कोई नेचर दिखाना क्या हो जाता है, हमारा ब्रेजन हो जाता है। रिज्यूम होता है किसी रुकी हुई चीज़ को रीस्टार्ट करना। एम्यूलेशन होता है आपका अनुकरण करना किसी का। और ऑडेशियस तो होता ही है दुस्साहसिक, बेशर्मी से भरा हुआ। और मेंडिकेंट होते हैं आपके जैसे भिक्षुक होते हैं, या जो महात्मा वगैरह होते हैं जो भीख मांगते हैं, जिस इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो मेंडिकेंट हम उनको कहते हैं। फिर आता है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट तो मामूली सा, नॉर्मल, जिसका बहुत सामान्य सा बिहेवियर हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो हम उसको मॉडेस्ट कह सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ब्रेजन का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है बोल्ड एंड विदाउट शेम। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आप देख सकते हैं किस तरह से कि अपीलिंग का अगर अपोजिट है तो क्या है, अपेलिंग है। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि अपील और अपेल जो है वो एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन क्या है, वर्ड बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जो कि क्या है, न्यूमोनिक भी, होमोनिम भी फ्रेम करते हैं, यानी कि एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यानी पहले ऊपर अपेलिंग अपीलिंग हो गया, अब यहाँ पे हम अपेलिंग ले लेंगे, यानी कि अपीलिंग है जो आपको बहुत आकर्षित करे और अपेलिंग है जो आपको बहुत डरावना लगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो अपेलिंग का मतलब मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा। मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर मार्क करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज पेनल्टीमेट, अल्यूडिंग, ऑफुल, विस्टफुल, डिलाइटफुल। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑफुल, क्योंकि क्या है, इसका मतलब अपेलिंग का बुरा होना, भयानक होना, और ऑफुल का भी यही मतलब होता है। पेनल्टीमेट होता है आपका आखिरी, यहाँ पे अल्टीमेट लिखा है ना, उसी तरह से होगा। अल्यूडिंग होता है इशारा करना। अल्यूडिंग वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं, इशारा करके किसी को बुलाना, तो अल्यूड करना हो जाएगा। हमने एक इमेज देखी थी जिसमें कौन थे, सचिन पायलट और राहुल गांधी बने हुए थे, तो उसमें सचिन पायलट उनको कुछ इशारा करके बता रहे थे, तो क्या था, अल्यूडिंग था वो। इस तरह से अगर आपको इमेजेस याद रहती हैं ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने तुरंत आपको इमेज का इंडिकेशन लेकर बोला, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज थी, उस वजह से क्या हुआ, आपको पता चल पाया कि क्या सही ऑप्शन है। इसलिए सुबह वाला जो 10 बजे सेशन आता है उसको ज़रूर अटेंड करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। फिर है हमारा डी ऑप्शन, विस्टफुल। विस्टफुल भी हम देख चुके हैं, इसका मतलब होता है उदास होना। और फिर है डिलाइटफुल, जो कि विस्टफुल का ऑपोजिट है, यानी कि खुशहाल है अगर तो। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। और अपेलिंग का यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है एक्सट्रीमली बैड, स्पेशली फ्रॉम अ मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री एडिटोरियल में भी आ चुका है, वो कैब में भी आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से सोफिस्ट्री वर्ड को यूज कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको 2 ट्रिक भी दी थी। एक ट्रिक मैंने आपको ये भी दी थी कि बाई 3 एंड गेट 1 फ्री। तो उसमें क्या था कि हमें पैसे तो कितने पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा ही पे करने पड़ते हैं। तो एक तरह से ये क्या होता है, सोफिस्ट्री होता है, यानी कि हमें सुनने में तो अच्छा लगता है, या अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हम फैक्ट तो रख दे रहे हैं, लेकिन वो सही है या नहीं है ये बात श्योर नहीं होती है, तो सोफिस्ट्री उसे हम कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको सुबह भी बताया था कि चिकनरी जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगर आपने सुबह का सेशन अटेंड किया है तो मैंने चिकनरी को लेकर भी आपको एक ऑप्शन बताया था लर्न करने का तरीका। अगर आपको नहीं अभी पता है तो आप जाकर वो सेशन अटेंड करिए, 10 बजे आता है, आपको वो ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह से वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। चलिए, बेलफुल, बेलफुल का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत सामान्य सी है तो उसको हम बेलफुल कह देते हैं। फिर है आपका पेन्यूरी यानी कि दरिद्रता को दिखाता है, गरीबी को दिखाता है। और फिर है आपका नॉक्शियस यानी कि हानिकारक है। और फिर आता है आपका कैंडर, स्पष्टवादी, जो कि कैंडर तरीके से बात को कह दे तो स्पष्टवादी हो जाता है, जो कि सोफिस्ट्री का एंटोनिम है। वहाँ पे हम सुबह वाले सेशन में हर चीज़ बताते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, लर्न करने का तरीका, इमेजेस, ट्रिक। तो आप वो सेशन अगर अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, 10 बजे वो आता है। चलिए आते हैं, आप मीनिंग चेक कर लीजिए। ए का मीनिंग लिखा हुआ है सोफिस्ट्री का, द यूज ऑफ क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड पीपल दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इट इज रियली फॉल्स। अगले सेगमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है वो चेंज हो जाता है। अब बात कर रहा है किसकी, मीनिंग ऑपोजिट की बात कर रहा है, यानी आपसे क्या बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है एंटोनिम की। एंटोनिम में हम क्या बताते हैं, उल्टा मीनिंग बताते हैं। कोई वर्ड आपको बोला जा रहा है उससे ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ग्रूसम, ग्रूसम भी आज वो कैब में भी आ चुका है। ऑप्शंस पढ़ती हूँ, डिस्गस्टिंग, रिलंटलेस, प्लेजेंट, स्करिलस, विंसम। क्या हो जाएगा, प्लेजेंट जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, जो अच्छा लगे। और ग्रूसम का है जो बहुत बुरा हो, दुखद हो। तो क्या हो जाता है, वो इसका ऑपोजिट फ्रेम हो जाता है। चलिए, डिस्गस्टिंग है, बुरा, जिससे कि जिसके बारे में कि आप बात भी करना अच्छा नहीं मानते हैं। रिलेंटलेस है, लगातार होने वाला, कल भी वर्ड आ चुका है रिलेंटलेस। फिर है आपका स्करलस। स्करलस क्या होता है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सो दैट द क्लास कैन बी इंटरैक्टिव। विंसम होता है मनोहर, बहुत अच्छा लगने वाला। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। ग्रूसम का जो है मीनिंग लिखा हुआ है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। आगे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मैंने आपको कई तरह से बताया था। इकोनॉमी की प्रोपेंसिटी मैंने बताया था कि हम कर्व बनाते हैं डिमांड का, सप्लाई का। फिर मैंने साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था कि प्रोपेंसिटी के सेंस में हम देख सकते हैं कि मेटल की हम प्रोपेंसिटी चेक करते हैं कि वो कितनी इलास्टिक है, कितनी नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें हमको पता चलती हैं, प्रोपेंसिटी उसकी टेंडेंसी की बात करता है तो हम उसको प्रोपेंसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ आपसे एंटोनिम पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस और फिर एंटोनिम को अपने ऑपोजिट वर्ड को मार्क करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्लीवियस, अवर्जन, प्रोक्लिविटी, गाइल, फ्रगाइल। फ्रगाइल को फ्रजाइल भी पढ़ते हैं, मैं फ्रजाइल बोलती हूँ। जिससे क्या होता है, अगर कोई चीज़ बहुत सेंसिटिव है, जैसे कांच की चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, फ्रजाइल कह सकते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, तो हम उनको भी फ्रजाइल कह सकते हैं, यानी कि नाजुक। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एवर्जन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने सुबह भी आपको बताया था कि आप एवर्जन को डाइवर्जन की तरह से लर्न कर सकते हैं। डाइवर्जन में आप क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं कहीं, तो एवर्जन में भी क्या होगा, आप किसी तरफ चले जाएंगे, यानी कि प्रोपेंसिटी जो है वो नहीं होगी, एवर्ट हो जाएंगे, उस जगह से हट जाएंगे। प्रोपेंसिटी को झुकाव की तरह, इंटरेस्ट की तरह या फिर टेंडेंसी की तरह हमने देखा था। और एवर्जन क्या है, किसी चीज़ से हटना, अलग हो जाना, अनइंटरेस्टेड होना, एवर्जन हो जाता है। तो ये इसका एंटोनिम फ्रेम हो जाएगा। ऑब्लीवियस आपका होता है अनजान। देखिए फिर ऑब आ गया, ऑब अगर आ गया तो क्या है, कुछ चीज़ हिडन, अनजान, या फिर मिटा दी गई, ख़त्म कर दी गई, इसी तरह की चीज़ों में ऑब वाले सारे वर्ड्स आते हैं। फिर आता है आपको प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, तो यहाँ पे ये इसका सिनोनिम फ्रेम करेगा। और फिर आता है गाइल। गाइल का मतलब होता है छल, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोपेंसिटी, एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। टिजी की बात कर रहा है। टिजी का सुबह भी हमने देखा था, वहाँ पे भी इमेज बनी हुई थी किसकी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। अगर आपने सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि क्या मैं कह रही हूँ। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। अप्रोर, रैम्पेंट, हार्मनी, एग्रीगस, बेलिकॉसिटी। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, हार्मनी हो जाएगा। यानी कि क्या है, टिजी का मतलब था कंफ्यूजन और ट्रबल को मिलाकर मैंने आपको बताया था। लेकिन हार्मनी अगर है तो शांति है, सुकून है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अप्रोर का मतलब क्या होता है, अप्रोर का मतलब होता है क्या होना, जैसे कि कोलाहल होना, शोरगुल होना। रैम्पेंट होता है ऑन अ लार्ज स्केल।
फिर हार्मनी मैंने आपको बता दिया। एग्रेगियस होता है आपका प्रबल, फोर्सफुल। और देन है आपका बेलिकोसिटी। इसका मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको 2 वर्ड्स बोले हैं बताने के लिए, अगर आगे भी कोई वर्ड आएंगे तो मैं दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन वर्ड्स के क्या मतलब हैं। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अप्रोर का हार्मनी लिखा हुआ है और मीनिंग टिजी का लिखा है अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि कंफ्यूजन और नर्वसनेस का जो है मिक्सचर आपका टिजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन। तो क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की आपसे बात कर रहा है, यानी कई वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड चूज करके लिखना होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। A state or attack of uneasiness or unreasonableness। अनरीजनेबलनेस कितना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है ना। पहले तो रीजन, फिर उसके अभी आगे एबल लगाया, फिर नेस लगाया और उसके पहले अन लगाया। अनरीजनेबलनेस। आपको पता है सबसे बड़ा वर्ड जो आप शुरुआत की पैड जो होता है हमारा कंप्यूटर का, उससे सबसे बड़ा वर्ड आप टाइप राइटर लिख सकते हैं, सिर्फ शुरुआत के ही लेटर्स को यूज करके। यानी कि जो हमारा क्वेर्टी कीपैड में QWERTY वाला लाइन होता है, उसमें अगर आप वर्ड्स को चूज करें और लेटर्स को चूज करें और लिखें तो सबसे बड़ा वर्ड टाइप राइटर फ्रेम होता है। नॉर्मल सी बात थी। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर आप वोकैब 24 एप्लीकेशन के प्राइम मेंबरशिप को ले रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिलर्स, फ्रेजल वर्ब, सब चीज़ आपको देते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास क्या हो, प्राइम मेंबरशिप हो। इस समय प्राइम मेंबरशिप पे 50% ऑफ है, तो आप वहाँ से जाकर उसको अवेल कर सकते हैं ऑफर को, और उसकी प्राइम मेंबरशिप लेकर अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन दिखा हुआ है फेंटॉड्स, रेनेसेंट, स्टिपुलेशन, येलॉच, बिफोर। सही ऑप्शन है आपका फेंटॉड्स, यानी कि अटैक ऑफ अनईजीनेस क्या हो जाएगा आपका, फेंटॉड्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। हैविंग ब्रांचेस, अगर किसी चीज की कई सारी ब्रांच है तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रीविंग कहते हैं, रेमॉस कहते हैं, मल्टीलेट कहते हैं, म्यूटिलेट कहते हैं, बेनेवोलेंट कहते हैं, डिमीनर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेमॉस बोलते हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह में रेमॉस होती हैं, ब्रांच होती हैं, ट्रीज की रेमॉस होती हैं। इट्स अ रेमॉस ट्री, यानी कि ब्रांचेस से भरा हुआ पेड़ है वो। चलिए चेक करते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन इज अ ड्रंकर्ड। कोई शराब पीने वाला है अगर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको साउस कहते हैं। ठीक है, आते हैं, ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा सेगमेंट चेंज हो रहा है, और सिंस आपसे यहाँ पे ऑल करेक्ट पूछ रहा है, इनअप्रोप्रिएट पूछ रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है, तो ये सब क्या है, ये आपके इंस्ट्रक्शन की कीवर्ड्स हैं जिनको आप देखकर बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस बारे में है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन किस बारे में है, आपका क्वेश्चन है मिसस्पेल्ड के बारे में, यानी कि स्पेलिंग गलत है और आपको चूज करके बतानी है। और आपको क्या बताना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि वर्ड का जो पार्टिसिपल है वो सही फॉर्म में है या नहीं है, यानी कि अगर उसकी फॉर्म जो है प्रेजेंट में होनी चाहिए तो प्रेजेंट में हो, नहीं है तो ना हो, इस तरह की चीज़ें। और आपको ऑक्सिलरीज का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि जो भी वर्ड है उनकी ऑक्सिलरी जो है वो सही लिखी हो। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नो वन रिमेंबर्स द रनर अप इज another way in which the same idea is often articulated by snutty commentators and coaches। क्या गलत है, स्नटी गलत है ना, स्नटी कोई वर्ड नहीं होता है, स्नूटी वर्ड होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्नूटी हो जाएगा, यानी कि SNOOTY। जैसे ऊटी होता है ना, वैसे स्नूटी होता है। स्नूटी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन चेक करिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ। स्नूटी जो है करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है, रिमेंबर्स बिल्कुल सही स्पेलिंग है, आर्टिकुलेट क्या है, सही स्पेलिंग है, कोचेस क्या है, सही स्पेलिंग है। अब ये भी चेक करना पड़ता है हमें कि ये जो है सही फॉर्म में है, कैसे है। देखिए नो वन की बात किया, आपका क्या था, सिंगुलर था सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर था तो रिमेंबर्स जो है, जो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ES लगाया, वो क्या था, सही है। फिर है रनर अप इज अनदर वे इन विच द सेम आइडिया इज ऑफन आर्टिकुलेटेड। अब इज के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है, सही है। बाई स्नूटी कॉमेंट्रेटर्स एंड कोचेस, सही लिखा हुआ है। तो स्नूटी जो है सिर्फ गलत है। और कभी कभी ये भी होता है जब आपको साफ तौर पे ही स्पेलिंग पता चल गई है तो बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए स्पेलिंग पता होनी चाहिए।
तो स्नूटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इतराते हैं या घमंड करते हैं या बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, तो उनको हम स्नूटी कह सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्टर्स के लिए स्नूटी वर्ड को यूज़ किया है, सॉरी कमेंट्रेटर्स एंड कोचेस के लिए तो क्या है, बहुत इतराने वाले कमेंट्रेटर्स की बात कर रहा है। आते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। यहाँ पे बात कर रहा है द फैक्ट दैट हिज डिट्रैक्टर्स लिखा हुआ है। अब यहीं पे ही स्पेलिंग पता चल गई है ना। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जितने गलत होते हैं कि आपको देख के ही पता चल जाएगा लिखा क्या है। तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि TERS नहीं होता है, TORS होता है, डिट्रैक्टर्स होता है। तो देख लेते हैं आगे। अब आगे तो कोई गलती है नहीं, बट फिर भी मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ। ट्राई टू persistently target him despite him prevailing in trials, in courts and in public opinion was resented by his support base। क्या गलत था आपका? डिक्टेटर्स गलत था। डिक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? विरोधी होता है। चेक कर लीजिए, डिक्टेटर्स जो है वो सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब 12th क्वेश्चन पे हमारा सेगमेंट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपसे सूटेबल पेयर को फिल करने की बात कर रहा है। अगर पेयर की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? डबल की बात करेगा। और अगर फिल की बात कर रहा है तो फिलर्स की बात कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन आपका किस चीज़ का है? डबल फिलर्स का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। द फैक्ट इज दिस प्राइम मिनिस्टर हैज बीन जस्ट एज डैश अ reformer on a wide range issues taking on established dash। क्या हो जाएगा? staunch and chivalrous, देन हो जाएगा मार्शल, ब्लीड, इंट्रीग, ऑरा, पैंडरिंग, गेटॉज, देन कंस्ट्रेंट एंड देन फैंटेसाइज। सही ऑप्शन है आपका स्टॉन्च एंड शिबॉलेट्स। क्या बोल देंगे आप? जो बोलिए बोलिए। शिबॉलेट्स वैसे इसको सही तरीके से बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है शिष्टता से, अच्छाई से। शिष्टता अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको याद रहेगा, थोड़ा सा यूनिक वर्ड है। यूनिक इन द सेंस वर्ड कोई यूनिक नहीं हो सकता है, बस ये होता है कि वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। सिंस इसका प्रोनाउंसिएशन इतना डिफिकल्ट है तो क्या है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जो कॉमन वर्ड होते हैं बजाय इसके कि वो इंग्लिश हैं, लेकिन अगर उनको प्रोनाउंस करना आसान होता है तो वो कॉमन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोग रोड कहते हैं। सड़क बहुत ही कम आजकल आपको सुनने को मिलेगा, हर कोई रोड कहता है क्योंकि रोड कहना आसान है। मुझे तो लगता है कभी कभी सड़क से भी आसान है। जैसे अब बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर हो गया है कि फ़ैन कह देते हैं लोग, पंखा नहीं कहते हैं, क्योंकि आसान इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना, तो हम लोगों में टेंडेंसी होती है कि हम लोग इंग्लिश की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। तो फ़ैन आसान है तो फ़ैन कह देते हैं, बटन नहीं बोलते हैं, स्विच बोल देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम सीखते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई मुश्किल वर्ड है तो शायद उसको शशि थरूर ही बोलते होंगे, हम लोग तो नहीं बोलते हैं। तो वैसा ही एक वर्ड है, इसका मतलब है शिलबॉन्स, का मतलब शिष्टता होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल है, अगर कोई चीज़ अगेंस्ट है। या फिर स्टॉन्च का मतलब जो भी गंभीर, बहुत ही हाईलाइट होने वाला, तब भी स्टॉन्च कह सकते हैं। मार्शल्ड का मतलब होता है मार्मिक। ब्लीड का मतलब होता है गंभीर, ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं। फिर है इंट्रीग। इंट्रीग का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया था, जो कि बहुत जिज्ञासु हो या जिसके मन में थोड़ा सा क्या हो, कपट हो, छल हो, तब भी हम इंट्रीग कह सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई बहुत चीज़ें आपकी जानना चाहता है तो वो क्या, इंट्रीग है। हो सकता है कि उसके मन में कोई दुर्भावना हो। ऑरा तो आपका ऑरा ही होता है, चारों तरफ का एरिया होता है। और फिर है आपका पैंडरिंग। पैंडरिंग यानी कि काल्पनिक। और फिर है गेटॉस, तामसिक, जैसे कोई भी चीज़ डार्कनिंग होती है या फिर कोई चीज़ जिनका आपकी हेल्थ पे पुअर प्रभाव होता है तो उनको हम गेटॉस कह देते हैं। फिर है कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम्स। फिर है आपका फैंटेसाइज, कल्पना करना। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। ही हैज ऑल अलोंग स्पोकन आउट अगेंस्ट द डैश of those who represented what passed for secularism and liberalism in India but made a mockery of that with their policies of dash। क्या हो जाएगा? hypocrisy and appeasement जो है इसका सही ऑप्शन है। एम्बोल्डन का मतलब क्या होता है? हौसला बढ़ाने से होता है। वेमेंस का मतलब क्या होता है? प्रबल, तेज, वेहमेंट फोर्स होता है ना, तो वैसे ही वेहमेंस है, क्या है? प्रबल है, बहुत तेज है कोई चीज़। फिर है आपका कॉजेट। कॉजेट आपका क्या होता है? कॉजेट को तो वैसे हम कॉजेट ही कह देते हैं। फिर आता है आपका टिपिंग। टिपिंग भी यही होता है, जैसे किसी को टिप दे देना या इस तरह की चीज़ें। फिर हाइपोक्रेसी आता है। हाइपोक्रेसी होते हैं पाखंड, आप हैं कुछ और बता कुछ और रहे हैं, या दोगलापन है अगर किसी चीज़ में है। फिर अपीजमेंट है, तुष्टिकरण को कहते हैं। विलिफिकेशन है। विलिफिकेशन भी जो है शशि थरूर का ही वर्ड है।
इन्होंने यूज़ किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। फिर है आयरॉनिकल, यानी कि विडम्बना है। स्वे, बोलबाला है उनका बहुत ज़्यादा। फिर है आपका असर्शन, जोर देना किसी चीज़ पे। चलिए चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। द dash in the GST Council on the issue of compensating states for the dash in their protected revenues remained unresolved at its 42nd meeting on Monday। क्या है यहाँ पे? इम्पास एंड शॉर्टफॉल है। इम्पास है किसी तरह के आने वाली दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, आपकी क्या जो रुकावटें आती हैं उनको हम बोलते हैं, और शॉर्टफॉल है कमी हो जाना किसी चीज़ का। कंसेंशुअल क्या होता है आपका? सहमति होती है। कॉन्ट्रवेंशन होता है उल्लंघन, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। ऑब्लिगेशन क्या होता है? जिम्मेदारी होता है, दायित्व होता है। जेपार्डाइज होता है खतरे में डालना। फिर है आपका कॉन्सिलिएटरी, यानी कि समझौतावादी। और फिर है आपका प्रोसेस, प्रोफेस, ढोंग करना, अच्छाई पे नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को दिखाना जो कि सच्चाई बहुत कम हो। फिर है अपील, अपील तो रिक्वेस्ट से हो जाता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिणाम होता है। चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। बट बिफोर वी बिगिन आवर 15 क्वेश्चन, वी हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन, एंड द इंस्ट्रक्शन इज आस्किंग अबाउट ग्रामेटिकल और इडियोमैटिक एरर। सो द क्वेश्चन इज अबाउट एरर डिटेक्शन। मैंने आपको बोला ना कि आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो आपके सही जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं 15 क्वेश्चन। आई शैल नॉट however focus on any of these attending instead of the slippery speech acts of spokesperson of the ruling party as they try to shape the discourse around the horrific incident। हम लोगों ने आज सुबह वर्ड देखा है, सेंटेंस पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, देयर इज नो एरर। आंसर चेक कर लीजिए, ई ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज नो एरर। आगे बढ़ते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। To provide irrelevance and general statement instead is a straightforward ploy to hide the truth to cover up a possible crime। गलत है ना? irrelevance नहीं होगा यहाँ पे, irrelevant होगा। क्यों होगा irrelevant? क्योंकि आपको ज़रूरत है एक एडजेक्टिव की। क्यों एडजेक्टिव लगेगा? क्योंकि स्टेटमेंट की ये खासियत को बता रहा है। एक खासियत जनरल है, एक खासियत है irrelevant। तो दो जो है क्वालिटीज़ को बताया है इसने, फीचर्स को बताया है स्टेटमेंट के। तो वो क्या है आपके यहाँ पे? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इररेलेवेंस गलत यूज हुआ है। चेक कर लेते हैं। इररेलेवेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय इररेलेवेंट एज एन एडजेक्टिव इज रिक्वायर्ड हियर। और मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्टेटमेंट की क्वालिटी को बता रहा है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। द omission of a detail withhold the most crucial feature of the story on without which what happened cannot be understood and explained। क्या हो जाएगा? देखिए गलत है ना। ओमिशन की बात कर रहा है, किसी चीज के उत्सर्जित होने की या किसी चीज को हटा देने की बात कर रहा है, ओमिट कर देने की। तो डिटेल की बात कर रहा है? नहीं भाई। हाँ, डिटेल की बात कर रहा है, क्या है? सिंगुलर है ना, तो विद होल्ड्स हो जाएगा, एस लगेगा। क्यों? प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को यूज किया है। डिटेल क्या है? सिंगुलर है। अगर डिटेल्स होता तब विद होल्ड ठीक हो जाता, लेकिन डिटेल्स नहीं है। क्या है? डिटेल है, तो क्या है? विद होल्ड्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। विद होल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय विद होल्ड्स एज अ सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड इन द सेंटेंस। 18 क्वेश्चन से 20th क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा है, पढ़ लेते हैं। क्या है? इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। इडियम एंड फ्रेजेस आपको vocab 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। आप उसकी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बिलीव मी। और एक साल के लिए 999 रुपीज़ को स्टेक करना कोई बुरा काम नहीं है। एक साल में तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। द बर्न वंस टू बर्न वंस बोट, किसी की बोट को जला देना। क्या बोलेंगे आप उसको? टू मैनिपुलेट, टू डिस्कस द मैटर, टू गो बैक ऑन अ डिसीजन, टू मेकिंग इमेजिनरी स्कीम्स, टू हेजिटेट, ये हो जाएगा। टू गो बैक ऑन अ डिसीजन। अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लर्न करने वाला कुछ, बहुत ज़्यादा सीखने वाला, समझने वाला कुछ नहीं है, बस लर्न करने वाला है। अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि क्या उसके मतलब है। हाँ, आप अपनी तरीके से कोई ट्रिक डेवलप कर सकते हैं उनको लर्न करने की। जब मुझे ट्रिक आती है, जिस तरह से मैंने लर्न किया होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बट अभी क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा। टू बर्न वंस बोर्ड, टू गो बैक ऑन अ डिसीजन। यहाँ पे जो है क्या है, थोड़ा सा
डायरेक्ट मीनिंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लर्न नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई ट्रिक नहीं बना पाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। टू मीट वंस वाटरलू क्या है? अगर आप किसी के वाटरलू में जो है फंस गए हैं तो क्या हो गया है? डिफीट हो गए हैं, टू बी डिफीटेड। चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे। निबल अवे, अगर किसी चीज को क्या किया है आपने? निबल कर दिया है। जैसे चूहे होते हैं वो क्या करते हैं? निबलिंग करते हैं, कुतरते हैं चीजों को, तो कुतर के चीजों को वो क्या कर देते हैं? रिड्यूस, कम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी आपको अगर वर्ड के मीनिंग पता है तब भी आप मीनिंग्स जो है वो उसमें से डिड्यूस कर सकते हैं। बट बात क्या होती है, इडियम एंड फ्रेजेस थोड़ा सा क्रिएटिवली फ्रेम होती हैं या फिर कहीं ना कहीं लोकल लिंगुअल से इंस्पायर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा आप उसमें ट्रिक्स नहीं लगा पाते हैं, आपको लर्न करनी पड़ती हैं। और लर्न करने का एकमात्र तरीका vocab 24, जो कि आपको एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को कंपाइल करके आसान तरीके से आपके सामने ले आता है। आप वहाँ जाइए, उसको सीख लीजिए और क्या करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मैं साइन ऑफ कर रही हूँ और फिर मिलते हैं कल सुबह एडिटोरियल वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। vocab 24 के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। कल मिलते हैं, टिल देन टाटा।